हेलो और नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या बंधन बैंक इस प्राइस पे, करंट प्राइस जो उसका 280 285 के आसपास चल रहा है, तो क्या इस प्राइस पे बंधन बैंक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस है। ओके, सो जो लोग मुझे ऑलरेडी ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं उनको वो लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि मेरा इसका जवाब क्या होने वाला है। बंधन बैंक मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी नंबर 4 पोजीशन पे है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, आइनॉक्स विंड और वक्रंगी, ये तीन टॉप 3 स्टॉक्स के बाद नेक्स्ट बिगेस्ट वेटेज मेरे पोर्टफोलियो को जो आता है वो बंधन बैंक को है। सो मैं डेफिनेटली बंधन बैंक के ऊपर पॉजिटिव हूँ कि फ्यूचर के लिए एज अ बिजनेस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और वैल्यूएशन वाइज मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो उसके रीजंस क्या है, तो आपको मैं एक ब्रीफ स्टोरी के थ्रू बताना चाहता हूँ कि बंधन बैंक मुझे क्यों इतना पसंद है। ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं कि बंधन बैंक की पहले हम लोग ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, थोड़ा सा स्टॉक प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आईपीओ के बाद से अभी तक, और फिर फाइनली वैल्यूएशन बेस्ड पैरामीटर्स पे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं आने वाले 1 या 2 सालों में। ओके, सो ये 4-5 पॉइंट्स पे हम लोग जल्दी से नजर डाल देते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी ब्रीफ हिस्ट्री से। सो बंधन बैंक की शुरुआत हुई उनके एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से और वेबसाइट के हिसाब से कि 2001 में उन्होंने शुरू किया। वेस्ट बंगाल और आसाम इन एरियाज में बेसिकली उनका फोकस था, और माइक्रो फाइनेंस बिजनेस यानी कि जो छोटे विलेजेस में, छोटे गांव में वगैरह जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जिनको उनके बिजनेस एक्टिविटीज के लिए छोटे छोटे लोन्स लगते हैं, 5,000 10,000 20,000 तक के जो उनको लोन्स वर्किंग कैपिटल के लिए वगैरह लगते रहते हैं, तो वैसे लोन्स वो लोग प्रोवाइड करते थे और उनको बेसिकली बिजनेस अच्छा करने के लिए मदद करते थे। तो उसी बेसिस पे उन्होंने उनका बिजनेस एक्सपांड करते गए और 2010 तक वो इंडिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन चुकी थी। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था। 2001 में शुरुआत की और 2010 में वो लोग सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ा पड़ाव उनके प्रोग्रेस में आया वो था 2015 में, जब उनको फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। याद रखिए, फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस की बात कर रहा हूं, उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर पेमेंट बैंक का लाइसेंस नहीं, उनको रेगुलर फुल फ्लेज्ड बैंकिंग लाइसेंस मिल गया। और उसके बेसिस पे 2015 के बाद उनकी स्टोरी में अभी बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए लिमिटेड था, अभी पिछले 6 साल में वो लोग एक्सपांड कर रहे हैं बाकी के स्टेट्स में। ऑलरेडी वो लोग 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में उनका प्रेजेंस बना चुके हैं और भी एक्सपांड करते ही जा रहे हैं। हर साल मेरे हिसाब से वो लोग एडिशनल 100 या 200 ब्रांचेस या और बहुत सारे बैंकिंग आउटलेट्स वो लोग ओपन करते ही जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी कुछ उनका 45% जो बैंकिंग आउटलेट्स है वो वेस्ट बंगाल और आसाम के बाहर वो लोग ओपन कर चुके हैं। सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 15 साल से वो लोग वेस्ट बंगाल और आसाम के स्टेट्स में लिमिटेड थे और अभी पिछले 6 साल में उन्होंने ऑलरेडी 45% उनके बैंकिंग आउटलेट जो है वो बाकी के स्टेट्स में ओपन कर चुके हैं और काफी हेल्दी बिजनेस फ्लो भी वहां से आ रहा है। सो उनका सबसे इंपॉर्टेंट ये पड़ाव होने के बाद अभी नेक्स्ट उनके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था एडिशनल प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च करने का। तो उन्होंने 2019 में गृह फाइनेंस को एक्वायर किया, बेसिकली मर्जर किया उसका। कैश डील नहीं थी, स्टॉक डील थी। तो उसमें एचडीएफसी लिमिटेड जो गृह फाइनेंस का प्रमोटर था, तो एचडीएफसी लिमिटेड को बंधन बैंक के शेयर्स मिल गए और 2019 से एचडीएफसी लिमिटेड बंधन बैंक में ऑलमोस्ट 10% का शेयर होल्डर है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि एचडीएफसी लिमिटेड जैसी एक रेप्यूटेड कंपनी और स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी जो है वो बंधन बैंक में एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है। 10% कोई छोटी बात नहीं है, काफी सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है। सो ये इंपॉर्टेंट पड़ाव ऑलरेडी उनके हो चुके हैं और मेरे ख्याल से ये सिर्फ स्टेपिंग स्टोन्स है। बंधन बैंक के लिए एक जर्नी जो है वो काफी लंबी होने वाली है और काफी अच्छी होने वाली है। 2015 के बाद उनके लिए प्रायोरिटीज क्या थे, सो ये उसके ऊपर मैं जस्ट एक पॉइंट बता देता हूं
कि उस वक्त तक वो लोग मेनली एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन थे। सो 2015 में जब उनको फुल फ्लेज बैंकिंग लाइसेंस मिला तो उनके पहले टॉप 2 प्रायोरिटीज थे ब्रांच नेटवर्क एक्सपांड करना बाकी के स्टेट्स में, ताकि बाहर के स्टेट्स के कस्टमर्स को वो लोग सर्विसेज दे पाए, उनको प्रोडक्ट्स ऑफर कर सके और वहां से डिपॉजिट्स ले सके। बेसिकली डिपॉजिट ग्रोथ उनके लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप पॉइंट था और वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप उस बंधन बैंक का एनुअल रिपोर्ट देखें तो आप देख सकेंगे कि पिछले 5 साल में उनका डिपॉजिट्स बेस जो है वो काफी अच्छे स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2007 FY17 में 23,000 करोड़ पे जो डिपॉजिट्स का बेस था वो अभी FY21 में ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ पे पहुंच चुका है, यानी कि मोर देन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। इवन कासा डिपॉजिट भी आप देखें तो कासा डिपॉजिट भी उस वक्त FY17 में जो 6,800 करोड़ पे था अभी ऑलमोस्ट 34,000 करोड़ पे, यानी कि 5 टाइम्स, नियरली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है। सो ये अगर प्रोग्रेस आप देखें तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि बंधन बैंक किस स्पीड से ग्रो कर रहा है और उनका जो बिजनेस है वो आउटसाइड वेस्ट बंगाल और आसाम ज्यादा फास्टर ग्रो कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली वो लोग वेस्ट बंगाल और आसाम को इग्नोर नहीं कर रहे, वहां पे उनका बिजनेस का मेन स्केल या मेन वॉल्यूम अभी भी आ रहा है, लेकिन आउटसाइड वेस्ट बंगाल और आसाम वो लोग ज्यादा फास्टर स्पीड से ग्रो कर रहे हैं ताकि इन 2 स्टेट्स के ऊपर का डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होते जाए। ओके, सो ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है डिपॉजिट्स में भी, और अभी उनका प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अभी तक उन लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स अभी तक ओपन नहीं किए या लॉन्च नहीं किए जो हम लोग ICICI बैंक या HDFC बैंक में वगैरह देखते हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स अभी तक बंधन बैंक ने ऑफर करना शुरू नहीं किया है। ज्यादातर उनका फोकस रहा है डिपॉजिट्स के बाद लोन बुक पे। तो माइक्रो फाइनेंस के अलावा उनका जो लोन बुक है वो मेनली हाउसिंग फाइनेंस के लिए है, जो गृह फाइनेंस के मर्जर के बाद ज्यादा फास्टर स्पीड से ग्रो हुआ है, और उसके अलावा उनके SME लोन्स पे ज्यादा फोकस रहा है अभी तक। ओके, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो रहते हैं उनको वो लोग लोन देने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि बिजनेस को अगर लोन दे तो उनका रिकवरी भी ज्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स या रिटेल लोन्स यानी कि कार लोन, ऑटो लोन्स या गोल्ड लोन वगैरह ये प्रोडक्ट्स पे अभी तक उनका बहुत ही छोटा प्रेजेंस है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही उन्होंने उसका एक वर्टिकल अलग से सेटअप किया है और उस पर अभी एक्सपांड करने के लिए फोकस करना शुरू कर रहे हैं। सो आने वाले 3-4 साल में हम देखेंगे कि उनका रिटेल लोन्स का जो लोन पोर्शन है वो भी ज्यादा प्रेजेंस दिखाना शुरू करेगा उनके लोन बुक में। फिलहाल वो बहुत ही छोटा है। सो आने वाले 4-5 सालों में और बहुत सी चीजें हम लोग देखेंगे। बंधन बैंक अपार्ट फ्रॉम एक्सपांडिंग देयर ब्रांच नेटवर्क जो चालू ही रहेगा, मेरे हिसाब से वो रुकने नहीं वाला। ब्रांच नेटवर्क एक्सपांशन चालू रहेगा, डिपॉजिट्स का मोबिलाइजेशन चालू रहेगा, और लोन बुक के जो एडिशनल अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स वो लोग ये नए प्रोडक्ट्स में भी धीरे धीरे एंट्री करते जाएंगे। और वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि ये जो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो अभी तक काफी अच्छा रहा है वो मेंटेन्ड कितना रहता है, तो उसके ऊपर अभी नजर डालते हैं। सो मैंने इस स्प्रेडशीट में उनके क्वार्टरली और ट्रेलिंग 12 मंथ्स के रिजल्ट्स मेरे फॉर्मेट में अरेंज किए हैं। सो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर्स पे एक नजर डालते हैं जल्दी से। तो IPO के टाइम मार्च 2018 में उनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का टोटल इनकम अराउंड 5,500 करोड़ आप देख सकते हैं, और अभी सबसे रीसेंट क्वार्टर जो जून में खत्म हुआ, जून 21 का, तो 3 साल में बंधन बैंक का आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम का फिगर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुका है, 15,000 करोड़ के ऊपर आ चुका है। वो भी कोविड की वजह से थोड़ा सा स्लो ग्रो हुआ है पिछले 1 साल में। उनके नॉर्मल जो ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे एनुअल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखिए, यहाँ पे 40-45% के रेट से वो लोग आसानी से ग्रो कर रहे थे, लेकिन पिछले 4-5 क्वार्टर्स में आप देख सकते हैं कि वो ग्रोथ रेट धीरे धीरे स्लो डाउन होकर 15-20% के रेंज में आ चुकी है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो सिर्फ एक ब्लिप है, कोविड की वजह से उन्होंने जानबूझ के कुछ हद तक स्लो डाउन कर दिया है, लेकिन जैसे जैसे कोविड इम्पैक्ट निकल जाएगा मेरे हिसाब से ये वापस 30% प्लस की ग्रोथ रेट पे वापस आ जाएंगे।
तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 3 टाइम्स तो टोटल इनकम मल्टीप्लाई हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखें तो 2400 से 7100 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी उन्होंने अभी तक हेल्दी मेंटेन रखा है अभी भी। ओके, इन 3 सालों में उसमें कोई भी डेफिसिट नहीं आया, ड्रॉप नहीं आया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन में डेफिनेटली ड्रॉप आया है पिछले 4-5 क्वार्टर्स में। वो उसका भी रीजन यही है कि प्रोविजनिंग उनको बढ़ाना पड़ा था पिछले 1 साल में, जब से कोविड इम्पैक्ट आया। उनके जो प्राइमरी कस्टमर बेस जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या फिर रूरल एरियाज के छोटे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, तो उनका बिजनेस लॉकडाउन्स में बहुत ही सीवियरली इम्पैक्ट हुआ। उस वजह से उन्होंने प्रोएक्टिवली काफ़ी पोर्शन प्रोविजनिंग करना शुरू कर दिया था, जो एक्सपेक्टेड एनपीएस थे उसके बेसिस पे। अभी लेकिन वो लोग जो सबसे रीसेंट रिपोर्ट उन्होंने दिया है कि उसमें उन्होंने कहा है कि पिछले साल के लॉकडाउन में, यानी कि अप्रैल 20 में जो लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त जिन लोगों ने लोन्स रीपे करना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, पार्ट पेमेंट कर रहे थे, तो वो लोग अभी पिछले 1 या 2 क्वार्टर्स में आगे आके उनके पेमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले साल के पेमेंट्स भी वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली डिले के साथ कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि वो लोग पेमेंट कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग इस लॉकडाउन के साइकिल्स में से निकल जाएंगे, होपफुली सेकेंड वेव के बाद अभी थर्ड वेव अगर होपफुली नहीं आता है और फिर से हम लोग एक बड़ा लॉकडाउन नहीं देखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके जैसे जैसे बिजनेसेस नॉर्मलाइज हो रहे हैं वैसे वैसे वो लोग रीपेमेंट साइकिल्स भी नॉर्मलाइज कर देंगे। ओके, फिलहाल वो लोग डिले के साथ भले ही पे कर रहे हो, लेकिन हो सकता है अगले 2 या 3 या 4 क्वार्टर्स में वो सब नॉर्मलाइज हो जाए और FY22 खत्म होते होते हम लोग वापस एनपीएस का नंबर ड्रॉप होता हुआ देखेंगे, काफी सब्सटैंशियली ड्रॉप होता हुआ देखेंगे। फिलहाल उनका अगर अब एनपीएस के फिगर्स देखें तो पिछले 1 साल में काफी हाइक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीएस का फिगर पिछले इस FY21 के पहले काफी अच्छा मेंटेन था, 1.5 या 2% के लेवल तक ही मेंटेन था। इतना बड़ा माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो होने के बावजूद उनका ग्रॉस एनपीए का फिगर 2% के खास ऊपर कभी गया ही नहीं। सिर्फ FY21 में ये आप देख सकते हैं ग्रॉस एनपीए का फिगर 7% के नजदीक गया हुआ है, लेकिन उसका भी रीजन आपको डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस वजह से। और जैसे जैसे लॉकडाउन का इम्पैक्ट जाएगा तो ये होपफुली ये भी वापस धीरे धीरे ड्रॉप होते होते 3% के नीचे चला जाएगा। मे बी अगले 1 साल या 1.5 साल में वो हो सकता है। सो पॉसिबिलिटीज तो बहुत है। ग्रोथ मेंटेन मेरे हिसाब से 30% या 35% का ग्रोथ आने वाले कुछ सालों तक बंधन बैंक डेफिनेटली मेंटेन कर सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी फिलहाल डिप्रेस्ड है थोड़ी सी प्रोविजनिंग हायर होने की वजह से, लेकिन जैसे जैसे वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी वापस इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 1 या 2 सालों में। तो इसके ऊपर मेरे जो एस्टिमेट्स है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मेरे हिसाब से FY22 ना सही, मैं FY23 की बात करता हूँ, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर नहीं, उसके अगले वाला फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूँ। तो FY23 में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि बंधन बैंक का जो टोटल इनकम का फिगर है जो फिलहाल 15,000 करोड़ के आसपास है, वो मेरे हिसाब से 24 या 25,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए। ओके, ये मेरा पर्सनल एस्टिमेट है। मैंने अभी तक जो भी बंधन बैंक के बारे में पढ़ा है, उनका एनुअल रिपोर्ट में जो भी डिटेल्स मैंने पढ़े हैं, उसके बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि FY23 में अराउंड 24-25,000 करोड़ का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट में रख रहा हूं कि टोटल इनकम वहां तक उनका पहुंचना चाहिए। नेट प्रॉफिट 20% मार्जिन तो मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर आप कोविड के पहले का पीरियड देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 का अगर क्वार्टर देखें तो उस वक्त उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन 27% के ऊपर था। मैं 27% ना सही, मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव लेवल पे सिर्फ 20% या 22% का मैं एस्टिमेट कर रहा हूं नेट प्रॉफिट मार्जिन वापस आएगा। तो अगर 25,000 करोड़ का टोटल इनकम पकड़ते हैं तो उसके ऊपर 20% के लेवल पे वो 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट एस्टिमेट आता है। ओके, सो FY23 में नेट प्रॉफिट एस्टिमेट जो है वो 5,000 करोड़ का है। अब उसका करंट मार्केट कैप और एक्सपेक्टेड उस वक्त का वैल्यूएशन क्या होना चाहिए उसके ऊपर देखते हैं।
इस वक्त अगर आप देखें उसका करंट मार्केट कैप जो है वो आप यहाँ पे कैलकुलेटर पे देख सकते हैं 45,900 करोड़ के आसपास है। उनका इक्विटी बेस अराउंड 161 करोड़ शेयर्स है और करंट प्राइस मैंने 285 पकड़ा हुआ है, जो उसके आज के प्राइस के आसपास ही है। सो एग्जिस्टिंग मार्केट कैप जो है वो अराउंड 46,000 करोड़ है। और अगर FY23 में बंधन बैंक ये अचीव करता है 30-35% ग्रोथ करते करते वो 25,000 करोड़ का टोटल इनकम और 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर ये वो लोग अचीव करते हैं, तो मेरे हिसाब से बंधन बैंक का मार्केट कैप जो है वो आई थिंक सो 1 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए, सिग्निफिकेंटली ऊपर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली 1 लाख करोड़ के बहुत ही नजदीक, मेरे हिसाब से वो 1 लाख करोड़ से भी काफी ऊपर होना चाहिए। सो एटलीस्ट डबल, ये मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। ओके, करंट प्राइस जो 285 का चल रहा है यहाँ और करंट मार्केट कैप जो 46,000 करोड़ का चल रहा है, उसके कंपैरिजन में FY23 खत्म होते होते यानी कि आने वाले 1.5 से 2 साल के ड्यूरेशन में मेरे हिसाब से बंधन बैंक का शेयर और मार्केट कैप जो है वो डबल से भी थोड़ा ज्यादा बढ़ना चाहिए। ये मेरा सिंपल एस्टिमेट है। ओके, आगे भी प्रोग्रेस होते रहेगा बंधन बैंक का, यहाँ पे वो रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ मैं एक मीडियम टर्म टारगेट आपके सामने रख रहा हूँ कि मैं सब मिनिमम क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 1.5 से 2 साल के ड्यूरेशन में। ऑब्वियसली क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हम लोग ध्यान रखेंगे, क्वार्टरली प्रोग्रेस कैसे होता है उसके ऊपर भी नजर डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि इस एस्टिमेट्स के लाइन पे वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। ये भी हम कोविड इम्पैक्ट वगैरह ये सब बातें अभी आने वाले महीनों में हमें पता चलते जाएगा, लेकिन एक ब्रॉड फिगर यही है कि अगले 1.5 से 2 साल में मिनिमम डबल या डबल से भी थोड़ा ज्यादा, ये मेरा मिनिमम एक्सपेक्टेशन